जीवन एक साइकिल चलाने जैसा है, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। नमस्कार, आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। हम आज दक्षिण कॉकेसस क्षेत्र पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि वहाँ के भू राजनीतिक समीकरण कैसे बदल रहे हैं, खास तौर पर रूस का प्रभाव वहाँ कैसे कम हो रहा है। हमारा जो ये विश्लेषण है, ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मतलब ORF, जो भारत का एक जाना माना थिंक टैंक है, उसके एक हालिया लेख पर आधारित है। हाँ, और ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उन सब के लिए भी जो दुनिया में क्या चल रहा है इसमें रुचि रखते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस काफी उलझे हुए क्षेत्र की गतिशीलता को थोड़ा आसान करके समझें। कैसे नागोर्नो काराबाग का संघर्ष, फिर यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है और जो नए ग्लोबल और रीजनल प्लेयर्स सामने आ रहे हैं, उन्होंने मिलकर रूस की जो पारंपरिक पकड़ थी उसे कुछ हद तक कमजोर किया है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं रूस के प्रभाव में जो एक कमी दिख रही है उससे। नागोर्नो काराबाग संघर्ष में रूस की मध्यस्थता एक तरह से विफल रही और फिर वहां से शांति सैनिकों की वापसी हुई। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, है ना? बिल्कुल, ये एक बड़ा मोड़ था। और देखिए, इसका असर सिर्फ कूटनीति तक नहीं रहा। इसके चलते आर्मेनिया, जो रूस का पारंपरिक साथी रहा है, उसने भी दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, मतलब EU, भारत, अमेरिका की तरफ। और सिर्फ आर्मेनिया ही नहीं, अज़रबैजान के साथ भी रूस के रिश्ते कहना होगा कि काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। हाँ, जैसे वो जून 2025 वाली घटना येकातेरिनबर्ग में, जहां 50 अज़रबैजानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया और कुछ की मौत की खबरें भी आईं। इसके बाद बाकू ने जो प्रतिक्रिया दी, रूस के सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए और स्पुतनिक मीडिया से जुड़े 2 कथित रूसी सुरक्षा अधिकारियों को भी हिरासत में ले लिया। ये दिखाता है कि बात काफी बढ़ गई थी। जी, और ये अकेली घटना नहीं थी। अगर आप देखें तो 2025 की शुरुआत में ही बाकू ने विदेशी मीडिया पर थोड़ी नकेल कसी थी, जिसमें रूसी सरकार वाला स्पुतनिक भी शामिल था। फिर बाकू में जो रूसी हाउस है, मतलब रोसोत्रनिशित्व, जो रूस का एक अहम सांस्कृतिक केंद्र है, उसे भी बंद कर दिया गया। और जवाब में फिर खबरें आईं कि कथित रूसी हैकर्स ने अज़रबैजान की मीडिया पर साइबर हमले किए। तो ये सब जो छोटे छोटे संकेत हैं, ये मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं कि हाँ, इस क्षेत्र में रूस का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा, वो कम हो रहा है। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि अज़रबैजान ने कैसे रूस से अपनी स्वायत्तता बनाए रखी है और शायद बढ़ाई भी है, खास तौर पर तुर्की के साथ अपनी मजबूत साझेदारी के जरिए। ये कैसे हुआ? हाँ, ये एक अहम सवाल है। देखिए, इसकी जड़ें थोड़ी पुरानी है। जब 1990 के दशक में पहला काराबाख युद्ध हुआ था, तब मॉस्को ने येरेवान यानी आर्मेनिया का साथ दिया था। उसी समय से आप कह सकते हैं बाकू और अंकारा के बीच नज़दीकी बढ़ने लगी थी। फिर बाद के सालों में अज़रबैजान अपने तेल और गैस के भंडारों की वजह से आर्थिक और सैन्य रूप से काफ़ी मजबूत होता गया। और फिर आया यूक्रेन युद्ध। जब रूस उसमें उलझा और उस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे, तो चीन, EU और तुर्की जैसी दूसरी शक्तियों को इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने का एक मौका मिल गया। इससे रूस का जो प्रभुत्व था वो और कम हुआ। और शायद इसी बदले हुए माहौल का नतीजा था कि 2020 के दूसरे काराबाख युद्ध में अज़रबैजान को जीत मिली और फिर 2023 में उसने पूरे नगोर्नो काराबाख पर नियंत्रण कर लिया। और ये सब तब हुआ जब रूस यूक्रेन में व्यस्त था। ये तो बिल्कुल साफ बदलाव दिखाता है। निश्चित तौर पर रूस का यूक्रेन में उलझना और दूसरी तरफ बाकू पर उसकी अपनी रणनीतिक निर्भरता का बढ़ना, इन सब वजहों से मॉस्को दक्षिण कॉकेसस में वो पुरानी स्थिति बनाए रखने में कह सकते हैं कि नाकाम रहा। तो ये जो नए खिलाड़ी मैदान में आए हैं, आपने EU, चीन, तुर्की का जिक्र किया, इनका असल में क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, रूस के थोड़ा अलग थलग पड़ने से अज़रबैजान का रणनीतिक महत्व बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वो यूरोप और मध्य एशिया के बीच एक अहम कड़ी बन गया है और EU इस चीज को समझ रहा है। वो कनेक्टिविटी में, खासतौर पर ट्रांस कैस्पियन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी TITR में भारी निवेश कर रहा है। ये वो रास्ता है जो रूस को बाईपास करता है। आंकड़े देखें तो 2024 में करीब 10.6 बिलियन यूरो और 2025 में अतिरिक्त 3.5 बिलियन का निवेश। और लक्ष्य ये है कि 2027 तक इस रास्ते से माल ढुलाई को 10 मिलियन टन तक पहुंचाया जाए। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये भू राजनीति भी है। और गैस सप्लाई की बात, क्या EU अज़रबैजान से गैस खरीदकर
रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल। ईयू ने 2022 में अजरबैजान के साथ गैस खरीदने का एक समझौता किया था। 2024 तक के आंकड़ों को देखें तो ईयू की कुल गैस सप्लाई का करीब 7-7.5% हिस्सा अजरबैजान से आ रहा था। अब देखिए, ये रूसी गैस का पूरी तरह से विकल्प बनने के लिए तो शायद काफी नहीं है, लेकिन ये एक अहम रणनीतिक कदम जरूर है और उनका लक्ष्य है कि 2027 तक इस आयात को दोगुना किया जाए। अच्छा, और चीन और तुर्की की भूमिका वो भी काफी अहम लग रही है। बिल्कुल। चीन ने भी देखिए 2024 में अजरबैजान के साथ एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की और वो अजरबैजान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक प्रमुख भागीदार मानता है। और दूसरी तरफ तुर्की है। तुर्की का सैन्य और राजनीतिक समर्थन तो अजरबैजान के लिए शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है, खासतौर पर नागोर्नो कराबाख के मुद्दे पर। वो बाकू के दावे का पूरा समर्थन करता है। अभी हाल की बात करें, जुलाई 2025 में अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं ने दुबई में शांति समझौते की दिशा में कुछ बातचीत की। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये बातचीत महत्वपूर्ण है और इसमें तुर्की, EU और अमेरिका की जो राजनयिक मदद है वो भी अहम है। अगर वाकई कोई स्थायी शांति समझौता हो जाता है, जो कि अभी देखना बाकी है, तो ये इस क्षेत्र में रूस के बचे खुचे प्रभाव को शायद और कम करेगा। और एक और दिलचस्प बात यह है कि चीन भी इस संघर्ष के समाधान का इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर शांति होती है तो दक्षिणी आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते यूरोप तक एक और वैकल्पिक मार्ग खुल सकता है। ये मौजूदा TITR के अलावा एक और विकल्प देगा। तो कुल मिला के देखें तो दक्षिण काकाशस वाकई एक बड़े भू राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बाकू और येरेवन, मतलब अजरबैजान और आर्मेनिया, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि रूस पर अपनी निर्भरता कम करें और दुनिया के दूसरे देशों के साथ थोड़े संतुलित रिश्ते बनाएं। यूक्रेन में रूस के उलझे रहने की वजह से उसकी ताकत यहाँ पर निश्चित रूप से कम हुई है। अब देखना यह है कि मॉस्को अपने पास जो भी थोड़े बहुत रणनीतिक लाभ बचे हैं उनका इस्तेमाल कैसे करता है। और यहाँ एक अंतिम विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि ठीक है, रूस का प्रभाव तो कम हो रहा है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो नए एक्टर्स उभर रहे हैं, चीन, EU, तुर्की, वो इस क्षेत्र की नई वास्तविकताओं के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। क्या वो वाकई रूस द्वारा छोड़े गए शून्यों को पूरी तरह भर पाएंगे, या फिर यहाँ एक नई और शायद ज्यादा जटिल किस्म की बहुध्रुवीय व्यवस्था उभरेगी जिसमें कई अलग अलग शक्तियों के अपने अपने हित टकराएंगे। ये हमारे श्रोताओं और बाकी सब जिज्ञासु लोगों को भी दक्षिण कॉकेसस की मौजूदा स्थिति और ORF के इस विश्लेषण को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार है तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर ऐसी ही गहन चर्चा के साथ।